बहुत सुखद होता है। कितना? आप सभी लोगों को नमस्ते। ठीक है, आरएएस के एग्जाम को लेके बहुत सारी बातें हैं। आरएएस 2024, हर बार भर्ती के पीछे जो शब्द लगता है वो शब्द चयनित व्यक्ति के साथ जिंदगी भर चलता है। जैसे मान लीजिए आपका चयन हो जाए तो ये पूछा जाता है आप कौन से बैच से हो। तो जो लोग आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, आरएएस में या किसी भी भर्ती में सेलेक्ट होते हैं तो कहते हैं बैच नंबर या बैच का जो वर्ष है 2023, 2021, 2018, 2016, 2013, 2012, 2010, 2008, 2007। इसका मतलब वो वर्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो वर्ष चल रहा है 2024, प्रत्याशित तो था ही कि आरपीएससी इसमें कुछ नोटिफिकेशन ला सकती है। अखबार में कुछ दिन पहले हिंट भी आ गया कि इतने पदों पर भर्ती होगी। पद को लेके संशय जरूर था, लेकिन कल वो सारा संशय खत्म हो चुका है और आरपीएससी ने 733 पदों पर, कितने पदों पर? 733 पदों पर आपकी भर्ती जारी की है। अब 733 पदों का वर्गीकरण कैसा है, एग्जामिनेशन को लेके आपकी फॉर्म भरने की लास्ट तिथि क्या है, आपका कौन कौन सी सेवा को लेके आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन के स्टेज कितने होते हैं, प्रीलिम्स की अलग से स्ट्रेटेजी क्या है, प्रीलिम्स को कैसे फोकस किया जाए, मेंस का क्या अप्रोच है, इंटरव्यू के लिए क्या सोचें। हालांकि मेंस और इंटरव्यू बाद की सोच है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पहला स्टेज, कौन सा? प्रारंभिक परीक्षा। तो उस रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है। तो आज की जो कक्षा है उसका टाइटल हमारा है ऑल स्ट्रेटेजी अबाउट आरएएस 2024। इस परीक्षा को लेकर हम पूरी रणनीति पे बात करेंगे, परीक्षा की एक एक बात पे, या ये कहेंगे परीक्षा का तैयारी का एक एक पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ये भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक से अच्छे सवाल आ रहे हैं। 2023 के प्रीलिम्स को यदि हम देखें तो एक बात तो तय हो गई है कि मेरिट बढ़ गई है। हर बार से मेरिट का जो स्तर है वो पहले से काफी ऊपर आया है। जो मेरिट कभी आरएएस का 70 से 80 नंबर के बीच वेरी करता था, 80 से 90 नंबर के बीच वेरी करता था, इस बार ये 100 प्लस हो चुका है। पिछली मेरिट गई थी 100.69। उसका कारण बहुत कुछ हद तक समझ भी आ रहा है। जैसे पीएसआई का सिलेबस सेम है, सीईटी की भर्ती की तैयारी करने वाला, जो पटवार की परीक्षा की तैयारी करने वाला है, उसका सिलेबस भी वही है जो किसका है? आरएएस प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स में इस बार मान के चलो कि लगभग वो सारे विद्यार्थी जो राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे जो पटवार टारगेट करके बैठा है, जो कांस्टेबल टारगेट करके बैठा है, जूनियर अकाउंटेंट और कई तरह की भर्ती परीक्षाओं में बैठा है, यानी जो सीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेबस भी एज इट इज लगभग वही है जो आपका आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस है। पीएसआई का भी सिलेबस वही है जो आपके आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसका मतलब राजस्थान की एक बड़ी क्राउड और राजस्थान का एक बड़ा कंटेंट एक ही डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। तो इस बार भी संभावना है कि मेरिट लो जाएगी या हाई जाएगी? हाई जाएगी। तो मान के चलो बच्चों की यदि आपकी प्रिपरेशन, यदि आपको प्रीलिम्स के लेवल से बाहर जाके मेंस के अप्रोच में करनी है, तो आपका फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल डिटेल इस बार काफी अच्छा होना चाहिए और हर सब्जेक्ट को लेके आपकी एक अलग से रणनीति होनी चाहिए ताकि आप पहले स्टेज को पार करें। कई बार मैंने गंभीर अभ्यर्थियों को देखा है, आरएएस वाला अभ्यर्थी क्या प्री कम मेंस अप्रोच में रहता है, और कई ऐसे हैं जो सोचते हैं मेंस की प्रिपरेशन में काम करेंगे, प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। उनके साथ चोट क्या हुई है कि उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकला, और जबकि उनकी तैयारी काफी बेहतर थी। अब ऐसे बच्चे इस बार दोबारा बैठेंगे पेपर में, और आप में से भी जो बच्चा यही गलती करेगा कि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स के अप्रोच को दरकिनार करे और मेंस के अप्रोच में ही काम करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेंस की अप्रोच खराब है, प्री कम मेंस अप्रोच सबसे बढ़िया होती है, लेकिन फिर भी दोनों की अप्रोच में थोड़ा फर्क है। आज हम इन सारी बातों पे विस्तार से बात करेंगे। तो जैसे आरएएस का 2024 का नोटिफिकेशन आया है, पदों की संख्या आपके सामने है, कितनी है? कई बार क्या है, इससे भी मनोबल बढ़ता है। 733 पद है, कम नहीं है। और मुझे पूरी इस बात को लेकर भी संभावना, एक एक छोटी छोटी बात पे हम बात करें तो पद और बढ़ सकते हैं, पदों की संख्या में और इजाफा हो सकता है ये पद, संभावना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 733 तो फिक्स है, लेकिन ये बढ़कर 1000 के आसपास भी आ सकते हैं यदि आरपीएससी चाहे तो। क्योंकि मुझे लगता है जो सुनने में आती है बातें
कि पद बहुत सारे खाली है, और भी कई विभागों से जैसे जैसे जानकारी आती है तो कई बार बीच में भी इनके पास अधिकार होता है कि पदों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो हमारी फिक्स है कि पदों की संख्या अभी तक के हिसाब से कितनी है, 733। अब इसको भर्ती को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। यदि हम इस भर्ती का नाम सिर्फ आरएएस बोलते तो गलत है। इस पूरी भर्ती का नाम होता है आरएएस/आरटीएस एग्जाम। इसका मतलब इसमें एक पद होता है स्टेट सर्विस और दूसरा पद होता है अधीनस्थ सेवा, एलाइड सर्विस। अधीनस्थ सेवाओं में सेवाओं की जो कैटेगरी है बाद में भी आपके काम आएगी। इसमें 25 प्रकार की सेवाएं डाली गई है, और जिसमें सबसे लोकप्रिय सेवा जो है अधीनस्थ सेवा में, पहले हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे लोकप्रिय सेवा हो है आरटीएस। कौन सा है? राजस्थान तहसीलदार सर्विस। और बम्पर वैकेंसी, मतलब तहसीलदार के पद वैसे भी ज्यादा में आते हैं। पिछली बार भी हमने देखा कि टीएसपी एरिया से इधर सारथी के इर्द गिर्द यदि तहसीलदारों की संख्या देखें तो 12-13 के आसपास है, जो हमारी कोचिंग से ही चयनित हुए हैं। इस बार पदों की संख्या 178 है, स्पेशली कौन से पद के लिए? आरटीएस। जबकि इसमें टोटल पद 387 है और इसमें पदों की संख्या 346 है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 346 पद तो आपके स्टेट सर्विस के हैं और 387 पद जो है आपके किसके हैं? अधीनस्थ सेवा के पद है। और अधीनस्थ सेवा में सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी है? आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सर्विस। क्लियर है? तो नायब तहसीलदार और बाद में अनुभव के साथ तहसीलदार बनने वाले बच्चों को, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए पदों की संख्या कितनी रखी गई है? 178। इसके बाद इसमें जो पॉपुलर पदों की बात करें तो एक होता है, उदयपुर में कई बच्चे इस विभाग में जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 42। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात करें उसमें पदों की संख्या 41, और एक 55 पद है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। इस तरह से टोटल 25 सेवाएं रखी गई है किसमें? अधीनस्थ सेवा में। और टोटल पदों की संख्या कितनी है? 387। तो एलाइड का सबसे बड़ा पद राजस्थान में जो होता है वो तहसीलदार सर्विस ही होता है। इसीलिए वैकेंसी का नाम स्टेट सर्विस डैश एलाइड सर्विस 2024 करके, यानी आरएएस/आरटीएस एग्जाम 2024। और इसमें आरटीएस के लिए सबसे ज्यादा पद रिजर्व करके रखे गए हैं। अब इसमें भी यदि कैटेगरी वाइज जाओगे, जैसे जनरल का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, फीमेल का है, तो वो क्लासिफिकेशन भी आपको देखना चाहिए। ये मैं आपको कह रहा हूं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन के मोड में होते हैं तो हमें प्रायोरिटी के फॉर्म में समझना होता है कि मान लो हमें किसी रैंक में जाना हो और हमारा चयन हो जाए तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होती है, उसको समझने के लिए हमें स्टेट सर्विस समझना होगा। इसमें सबसे ऊपर जो पद होता है कौन सा होता है? जैसे हम प्रॉपर आरएएस कहते हैं, तो आरएएस में इसके पद इस बार कंपैरेटिव कम है। कितने? 28। और मुझे यही थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, जहां तक मैं अनुभव के साथ सोचता हूं, मुझे लगता है ये पद कंपैरेटिव बढ़ाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो अभी इसकी संख्या कंपैरेटिव, तुलनात्मक रूप से दूसरे पदों से कंपेयर करें तो एसडीएम की पोस्ट इस बार कम है। जैसे कई बार एक बच्चा सोचता है कि मुझे आरएएस बनना है, आरएएस का अगला प्रमोशन आईएएस होता है, तो वो आरएएस बनने के लिए यदि इस परीक्षा में बैठे तो ऑलरेडी इस परीक्षा में पदों की संख्या एसडीएम के लिए तुलनात्मक रूप से कम है। पिछली भर्तियों से तुलना करें, इस बार कितने पद है? 28। और यदि ये कहा जाए कि इस पद की संख्या बढ़ सकती है, इसके पूरे चांस है। हालांकि आरटीएस का अगला प्रमोशन क्या होता है? आरएएस। तो मुझे लगता है कि कई बार लोग आरपीएस को प्रायोरिटी पे ना भर के पदों की संख्या ज्यादा होने के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे कई बच्चे तहसीलदार भी ले सकते हैं। और जो बच्चे टीएसपी बेस पे तैयारी कर रहे हैं, इस संभाग से तैयारी कर रहे हैं, चूंकि मैं इस संभाग में पिछले कई साल से कार्यरत हूं, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि टीएसपी वालों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे कई बार कौन सी पोस्ट होती है? तहसीलदार। क्लियर है? तो वहां पदों की संख्या ज्यादा है। अब इसके बाद किसी को वर्दी का शौक है कि साहब मुझे तो या तो थानेदार बनना है या फिर डिप्टी बनना है, पुलिस में क्या बनना है? डीवाईएसपी बनना है, तो उसमें जो राजस्थान पुलिस सर्विस की पोस्ट है वो कंपैरेटिव ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 50। और मान लो थर्ड प्रायोरिटी में, यदि फर्स्ट प्रायोरिटी में एसडीएम है, सेकंड प्रायोरिटी पे आरपीएस है, मान लो थर्ड प्रायोरिटी पे आप एलाइड में तहसीलदार डालते हो तो भी अच्छा है। फोर्थ प्रायोरिटी में यहां राजस्थान में अकाउंट सर्विस, और इसके पद काफी अच्छे हैं, 109 पद है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया सर्विस है। ज्यादातर बच्चे अकाउंट सर्विस को अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि हर विभाग की मुख्य जो चाबी है ताले की वो किसके हाथ में होती है? अकाउंट।
इसी को कोषाध्यक्ष कह दो, इसी को आप कह दो ट्रेजरी, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट, उसके पदों की संख्या भी 109 है। इसके बाद चूंकि आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट काफी पॉपुलर है, और यदि उसमें 2 पोस्ट होती है, एक जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और एक उसके ऊपर एसीटीओ, तो एसीटीओ की पोस्ट जो है वो भी ठीक ठाक दी है इस बार, 59 पद है। 5वें नंबर पे ग्रामीण विकास में चले जाओ, और आरएस के इक्विवेलेंट यदि हम कहेंगे एसडीएम आरपीएस के बाद यदि कोई पोस्ट बहुत प्रायोरिटी पे लोकप्रिय पोस्ट है तो कौन सी है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आप पंचायती राज विभाग में काम करोगे, उसके पद भी 40 है। तो पहले तो आपको देखो, हर भर्ती में बच्चों टेक्निकल चीजों को समझना जरूरी है। जनरली क्या होता है, बच्चा सोचता है मैं तो काम करूं फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन आपको यह भी जानना है कि तकनीकी रूप से पद कितने हैं। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है? 733। स्टेट सर्विस 346। इसमें जो सेवाओं की संख्या है, जैसे वहां 25 प्रकार की सेवाएं हैं, यहां 21 प्रकार की सेवाएं, ये बात आपको जाननी है। तो पहले तो हमें जानना है कि भर्ती में पद कितने थे। अब हम दूसरी बात करें भर्ती की, हम टोटल बातें करेंगे आज की कक्षा में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन डेट और इसकी आवेदन की तिथि। आवेदन की तिथि तो बोर्ड ने स्पष्ट कर दी आपके सामने, कहा कि भाई 19 सितंबर से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? आवेदन के लिए जो जरूरी नॉर्म्स है, हमेशा ध्यान रखना, कई बार बच्चा यहां भी गड़बड़ करता है। तो वैसे रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें आरपीएससी ने पहले बच्चों के साथ क्लैरिटी के साथ रखी है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डेवलप कर लिया है, उसके बाद आपको आवेदन करना है, और इसकी लास्ट डेट जो है पूरे 1 महीने बाद 18 अक्टूबर 2024, यानी 1 महीने का समय है। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका है और जिनकी उम्र इस फिनोमिनन में 21 से लेकर 40 वर्ष, वो इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। जो उम्र है 21 वर्ष, वो 1 जनवरी 2025 के दायरे में, मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। यदि आप 1 जनवरी 2025 से पहले 21 के कंप्लीट नहीं हुए हो 1 जनवरी 2025 तक, तो फिर आवेदन नहीं कर सकते। पिछली बार मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा था कि जिनकी उम्र 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना कम पड़ गई, जबकि उनका ग्रेजुएशन हो चुका था। हो सकता है इस कक्षा में भी हो, तो वो इस बार इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टेक्निकली वो इसमें फेलियर है। तो टेक्निकली स्ट्रांग होने के लिए एज लिमिट को समझना भी जरूरी है। आवेदन की तिथि जो है वो कौन सी है? 19 सितंबर से 18 अक्टूबर। बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद परीक्षा कब होगी, ये सवाल मुझे लगता है कि राजस्थान में अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके जहन में हमेशा ज्यादा आएगा। हो सकता है ये अफवाहों का दौर तब तक चलता रहेगा जब तक आयोग परीक्षा की तिथि को अंतिम रूप से डिक्लेयर नहीं कर दे। तो जो मुझे संभावना लग रही है, अब इसको समझें, रिसेंटली आने वाले महीनों में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो आयोग के पास तो ऑलरेडी खूब सारी चुनौतियां हैं, अखबारों की हेडलाइन आजकल आयोग से ही जुड़ी हुई है। तो वो चुनौतियां तो खैर बरकरार रहेगी, लेकिन इस परीक्षा को लेकर क्या चीजें रहेगी? जनवरी के आसपास संभावित है लोकल इलेक्शन होने के। अभी राज्य चाह रहा है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसको लेके भी राज्य की गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंज है। हो सकता है ये पॉसिबल हो या नहीं भी हो, लेकिन जनवरी के आसपास सुनने में है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हो सकते हैं। तो उस समय मशीनरी बहुत बिजी होती है, आप ये मान के चलो। तो या तो ये वो वाली कहावत पे जाए कि चट मंगनी पट ब्याह, इसका मतलब 4-5 दिन पहले तो अभ्यर्थना भेजी गई, विद इन 3 to 4 डेज नोटिफिकेशन आ गया। चूंकि आरएएस और आरपीएस आरटीएस की इस पूरी प्रक्रिया का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है आरपीएससी के हाथ में होता है। आरपीएससी की बागडोर पिछले कुछ महीनों से प्रशासनिक रूप से जिस व्यक्ति के हाथ में है वो है रामनिवास जी मेहता। और रामनिवास जी मेहता काफी ऑनेस्ट है, उदयपुर के लोग अच्छे से जानते हैं। रामनिवास जी मेहता के हाथ में यदि प्रक्रिया है और उनके रहते यदि यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो बच्चों के लिए जिनकी ईमानदारी से कोशिश है उनके लिए अच्छी खबर होगी कि प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फॉर्म में पूरी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा की डेट कभी भी आपके सामने आ सकती है। हो सकता है ये नवंबर दिसंबर भी हो सकती है, एग्जामिनेशन डेट नवंबर दिसंबर भी हो सकती है, यदि पंचायत से पहले आयोग अपने आप को फ्री करना चाहे, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन प्रोसेस में टीचर वगैरह सब इन्वॉल्व होंगे और सेम वही लोग इलेक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे। कई टीचर्स की यह भी दुविधा होती है कि साहब ऐसे टाइम में हम खुद भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि
राजस्थान के अब तक के इतिहास में देखा जाए तो आरएस की वैकेंसी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उन्हीं का होता है। पिछली बार उनके विरोध के कारण, पंचायत इलेक्शन के कारण इस परीक्षा को आगे भी खिसकाया था। तो हो सकता है इस पूरे कारण से यह परीक्षा जनवरी तक ना होके पंचायत इलेक्शन के बाद की तारीख तक तय हो। अब ये तारीख क्या तय होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा संशय। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है, मान के चलिए फरवरी के आसपास की तारीख डेवलप हो सकती है, यदि पंचायत के बाद इलेक्शन मतलब सॉरी तारीख तय हो, या फिर ये नवंबर दिसंबर तक डिसाइड की जा सकती है। तो ये जहां तक अनुभव के साथ बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये एक संशय बना रहेगा जब तक आयोग डिक्लेयर नहीं करे। मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा चांस है दिसंबर तक आपका परीक्षा प्रीलिम्स की एग्जाम करवा दी जाए। मेंस कब होगा ये मान के चलो आप मई जून तक हो सकता है, लेकिन कौन सा एग्जाम? प्रीलिम्स का एग्जाम, क्योंकि भर्ती का नाम 2024 है। एक दबाव यह भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर तय हो। पिछली बार इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम यदि सत्ता में आते हैं, एक तो आरपीएससी को दुरुस्त करेंगे, एक हम हर साल 1 लाख भर्तियों की अप्रोच करेंगे, दिसंबर तक का वादा भी है, और तीसरा हम एक एग्जामिनेशन कैलेंडर आरपीएससी के माध्यम से परीक्षाओं का एक कैलेंडर डिसाइड करेंगे। यूपीएससी के इक्विवेलेंट हर साल आरएस की वैकेंसी आएगी। हो सकता है उस दौर की शुरुआत हो गई हो, क्योंकि 12-13 के बाद लगातार वैकेंसी कभी नहीं, इस बार 23 के बाद 24, और हो सकता है यदि वास्तव में विल पावर मजबूत हो गवर्नमेंट की और आरपीएससी के पास अकाउंटेबिलिटी हो, तो एवरी ईयर आरएस की वैकेंसी इतने पदों पे लाई जा सकती है। क्योंकि सुनने में यह भी था कि पद बहुत सारे खाली है, तो 733 ही क्यों लाए गए? चाहते तो 1200-1300 ला सकते थे। तो हो सकता है अगले साल फिर से वैकेंसी आए। तो जो बच्चे इस साल एलिजिबल नहीं है तो उनको टेंशन नहीं लेना कि अगले प्रोसेस में उनकी वैकेंसी भी आ सकती है। यह बात ध्यान रखनी है। तो यह तो रहा एग्जामिनेशन डेट को लेके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसमें परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला चरण आप जानते हैं कौन सा? प्रीलिम्स। बताने की जरूरत नहीं है कितने मार्क्स का है, 200। एक दिन में ये पूरा डिसीजन हो जाएगा, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। कितने सवाल आएंगे? 150। और सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज होगा वो हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें कोर सब्जेक्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है लगभग आपके 7 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 7। हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड रीजनिंग और करंट अफेयर। वैसे देखा जाए तो ऑन एवरेज सबका बराबर हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब लगभग 20-22 सवालों के साथ यदि हम डिवाइड कर दें तो पूरे 150 क्वेश्चन डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह का वेटेज डेवलप किया जा सकता है। करंट अफेयर में भी 20-22 सवाल आ रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग में 15-20 सवाल आ रहे हैं, साइंस टेक में 17-18 सवाल आ रहे हैं, ज्योग्राफी के राजस्थान के 15-16, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड मिला के भी 7-8 सवाल, इकोनॉमी में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के 12-13 सवाल और इंडिया के भी 7-8 सवाल, राजस्थान पॉलिटी के 12-13, इंडियन पॉलिटी के भी 12-13, और हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर 15-16, पूरी इंडियन हिस्ट्री 9-10-11 सवाल। इस तरह से एक अप्रोच बनाई जा सकती है। टोटल कितने सवालों की? 150। अब इसमें जनरली मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति के पार्ट के तौर पे रणनीति क्या होती है कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे लो इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। इसका मतलब ये होता है कि सर हम कम समय के हिसाब से एफर्ट करें, सही अप्रोच में एफर्ट करें, और कुछ कम अभ्यास के साथ ही हमारा चयन प्रीलिम्स में सुनिश्चित हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है वो पोर्शन जो ज्यादा प्रोडक्टिव है उस पर आपको फोकस करना। यूनिवर्सल बात है, इस पर हम बात करेंगे, लंबी बात करेंगे। जैसे जिस तरीके से हम आपको टेस्ट पूछ रहे हैं, आपने देखा होगा, यदि प्योर करंट अफेयर की बात करें, मैं ये देख रहा हूं पिछली बार लगभग 21-22 सवाल आपके करंट अफेयर पे आए। यदि ओवरऑल आप रणनीति के पोर्शन को देखोगे, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ नहीं दिखता हो। हमने टॉपिक के हिसाब से कहां कहां 13, 16, 18, 21, 23 में कितने सवाल आए हैं उसको एलोकेट किया है। क्लियर है? जैसे शुरुआत का टॉपिक आपका जो है वो आपके राजस्थान के
शुरुआती जो स्थल होते हैं, मतलब ये कहें मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, उनसे कितने सवाल आए हैं। उसके बाद में ऐतिहासिक राजस्थान जो है उससे कितने सवाल है। फिर राजवंश जितने हैं उनसे कितने सवाल है। मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री है उससे कितने सवाल है। कंपैरेटिव देखें तो 23 में एग्जामिनर की समझ काफी बढ़िया मानता हूं मैं। इन्होंने किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। लगभग हर टॉपिक से, यदि पूरे सिलेबस को देखेंगे, हर टॉपिक से इन्होंने क्या किया है, सिंगल क्वेश्चन तो उठाया उठाया। 23 के प्रीलिम्स की अप्रोच देखें, मुझे लगता है पिछले एग्जामिनेशन की तुलना में 23 इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बढ़िया था कि लगभग हर टॉपिक से इन्होंने एक एक क्वेश्चन तो उठाए। बहुत रेयर ऐसा होगा, जैसे मान लो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व लिखा हुआ 0 है, लेकिन हो सकता है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू पे यही सवाल कहीं और मैनेज हो गया हो। इस तरीके से देखें तो टोटल सवाल आए थे 17। क्लियर है? तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि यहां आपको लिखने की आवश्यकता है। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने अभी आपको क्या बोला है, कोर पार्ट कितने, 7 भाग में प्रीलिम्स को डिवाइड किया जा सकता है। क्या क्या पोर्शन हमने शॉर्ट में लिखा है। सबसे पहले लिखो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। अच्छा, तथ्यात्मक चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें डिटेल बहुत ज्यादा है। ऐसा आपको पूरे राजस्थान में किस विषय में महसूस होता है? तो मुझे ऐसा लगता है, यदि मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूं, मुझे लगता है कल्चर में फैक्ट बहुत ज्यादा है। सही बोल रहा हूं? और यदि मैं कल्चर को डिवाइड करूं तो आप देखोगे यहां से आपका कल्चर शुरू हो रहा है। 3 1 4 3 7 1 8 और 1 9। और यदि हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 2 2 4 और 4 8, मतलब पिछली बार 17 सवाल थे, लेकिन उससे पिछली बार 13 ही थे, उससे पिछली बार 14 थे, उससे पिछली बार 15 थे, उससे पिछली बार कितने सवाल थे, 16। मतलब आपके सामने 5 एग्जामिनेशन के पैटर्न है। 13 से सेम पैटर्न है, 13 16 18 21 और 23। ऑन एवरेज यदि इस पोर्शन को देखें तो इससे 14-15 सवाल आ सकते हैं आउट ऑफ 150। अब यदि हम ये कहें कि इसमें से कुछ टॉपिक को हम प्रायोरिटी पे रख लें, जैसे मुझे लगता है कि जनरली मॉडर्न हिस्ट्री को कंपैरेटिव प्रायोरिटी पे लिया जा सकता है, मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री, तो आप देखेंगे वहां से कितने सवाल है। हर बार कभी 5, कभी 3, कभी 4। लेकिन यदि आप वंश व्यवस्था से देखेंगे तो वहां से भी 2-3 सवाल बन रहे हैं। लेकिन वंश व्यवस्था पढ़ने में आपका ज्यादा टाइम यूज हो सकता है और आधुनिक राजस्थान को पढ़ने में आपका कंपैरेटिव कम टाइम। तो जब प्रायोरिटी पे इंसान पढ़े तो मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री कहां से शुरू होती है? तो आप ये कह सकते हैं जहां से 1857 की क्रांति, उसके बाद क्रांति के मुख्य केंद्र कौन से थे, उसके बाद राजस्थान के जो आंदोलन थे, प्रजामंडल, किसान, जनजाति आंदोलन, राजस्थान का इंटीग्रेशन था, यहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो जब आप पढ़ो तो इन चीजों को, हालांकि हिस्ट्री के सर को ज्यादा पता होगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को आप प्रायोरिटी पे ले सकते हैं। कौन से पोर्शन को? मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। कितने सवाल आ रहे हैं? 4। बाकी आप कंपेयर करोगे तो जैसे बहुत सारी चीजें एंशियंट फॉर्म में है, लेकिन वहां से कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं आ रहे, प्रायोरिटी से नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन दावा नहीं किया जा सकता कहां से कितना आए। मैं ये देखता हूं कि जब बच्चा राजस्थान ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू करता है तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर में। लेकिन अब मैं कंपेयर करूं, मान लो आपको यही पोर्शन कंपैरेटिव दूसरे विषयों के साथ तुलना करना पड़े, जैसे राजस्थान पॉलिटी, तो कंपैरेटिव शॉर्ट पार्ट है किसका? पॉलिटी का। और पॉलिटी में पिछली बार मैंने ऐसा देखा कि 5 आयोग दिए हुए हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान चुनाव आयोग, एक लोकायुक्त करके टॉपिक है, एक राजस्थान सूचना आयोग। इन्होंने क्या किया, 5 आयोग से एक एक सवाल पूछ लिया। तो जितना वेटेज पूरी राजस्थान हिस्ट्री का है, उतने अकेले वेटेज में मैं कई बार देख रहा हूं राजस्थान के आयोग पूछे जा रहे हैं। कमीशन ऑफ राजस्थान और कंपैरेटिव कमीशन पढ़ने में सिर्फ 1 दिन लगता है, या हो सकता है आप 4-5 घंटे पूरी एफिशिएंसी से पढ़ लो, सारे कमीशन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन वही टॉपिक यदि राजस्थान हिस्ट्री से कंपेयर करें तो हो सकता है आपको 5 घंटे की जगह 30 घंटे का रिवीजन करना पड़े, मतलब शुरुआती दौर में। बाद में धीरे धीरे कम होता है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां आप रणनीति बना सकते हो कौन से पोर्शन को प्रायोरिटी पे लेना है। पॉलिटी पूरी तैयार करने में आपका कम टाइम लगेगा और वहां से आपके 12-13 सवाल पिछले परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कंटिन्यू।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप रणनीति के तौर पे उन चीजों को प्राथमिक रखो जहां से सवाल ज्यादा आते हैं और पढ़ने में कम समय लगता है। क्लियर है? इस पूरे दौर में मैं ये देख रहा हूं, ज्यादातर जयपुर में भी अभी मैं बच्चों को देख रहा था कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, यदि आरएस की तैयारी करनी तो उनका पूरा फोकस हिस्ट्री कल्चर, और हिस्ट्री कल्चर में मान लो दुर्गादास भी पढ़ रहे हैं तो इतना डेप्थ जा रहे हैं और पता चला सवाल भी आ रहे हैं, ऐसा कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि 150 सवाल है, 150 अटेम्प्ट नहीं लेने हैं। यहां प्री की खूबसूरती एक ही है, मेंस में तो आपको सारा अटेम्प्ट लेना है। प्रीलिम्स का मतलब बार बार समझाता हूं, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट नहीं है। प्रीलिम्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको क्या क्लियर करनी है? मेरिट। और मेरिट क्लियर करके, अब जैसे कोई कहता है सर मेरे लगातार कई परीक्षाओं में प्रीलिम्स में 120 नंबर आए, 124 आए, मैं ऐसे कई अभ्यर्थियों को कई सालों से देख रहा हूं, प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है लेकिन कहां अटक रहे हैं? मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपको एक अप्रोच के साथ काम करना है कि बस परीक्षा निकल जाए। इस परीक्षा का टॉपर बनने की सोच हमें नहीं रखनी, और इसके लिए जहां आपको लगता है कि सबसे ज्यादा टाइम टेकन है, एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, आउटपुट कम मिलने के चांस है, उसको क्या करना है? छोड़ देना है। और यदि मुझे यह कहा जाए कि सर आप प्रायोरिटी से किसी अभ्यर्थी को ये कहें, तो किसी को लगता है कि सर हिस्ट्री कल्चर खूब पढ़ता हूं, टेक्निकल चीजें ज्यादा याद होती है, इस तरह की चीजें कम याद होती है, तो उस बच्चे के लिए मेरा संवाद है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक माइंड सेटअप होता है। स्ट्रेटेजी आपकी खुद की, आपकी प्रायोरिटी होगी। हमारा आपकी स्ट्रेटेजी में रोल 20 to 25% होगा, आपका खुद का रोल 75% होगा। फिर भी ये मान के चलो, आपको यदि ये लगता है कि आप टेक्निकल चीजों को जल्दी समझते हैं, जैसे आपका बैकग्राउंड साइंस का है, मैथ्स रीजनिंग का है, और आप टेक्निकल चीजों में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को जल्दी समझते हैं, और हिस्ट्री जैसे, इतिहास जैसे, संस्कृति जैसे विषयों में आपका समय ज्यादा लगता है और आउटपुट कम आता है, तो मैं कहूंगा इसमें कम बल दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आउटपुट वाला पार्ट नहीं है। ये यदि प्री कम मेंस अप्रोच में भी जाएं तो इसका रोल जो है कंपैरेटिव क्या है? कम है। यदि आप मुख्य परीक्षा के अप्रोच में जाओगे तो 200 नंबर के पूरे पेपर में 75 नंबर का पार्ट जो है वो किसका है? हिस्ट्री एंड कल्चर का है। आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी यहां सोचना है। यदि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो आपको इसमें एफर्ट करना। अब इसमें प्रोडक्टिविटी लानी है तो एक तो आप मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री को प्रायोरिटी पे रखो, और इसमें आप देखोगे तो जनरली कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे राजस्थान में लिटरेचर, भाषा और साहित्य, यहां से आप देखोगे पिछली बार 3 सवाल बने हैं। कंपैरेटिव छोटा टॉपिक है। अब अकेले आप राजस्थान में दुर्ग में चले जाओ तो आपको लगेगा दुर्ग वाला टॉपिक जो है उसी में आपके कम से कम अच्छा खासा बेस तैयार हो रहा है। तो उससे बेटर है कि जो टॉपिक कंपैरेटिव प्रोडक्टिव लग रहे हैं उस पर आप ज्यादा फोकस करो, जैसे लिटरेचर वाला हो गया, या फिर इसके अलावा जैसे मंदिर, किले, जो स्थापत्य वाला हो गया, चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन स्थापत्य में टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से ये पहला विषय है। तो टोटल यहां से ऑन एवरेज सवाल लिख दो, कितने आएंगे? 15-16 लिख दिया कॉपी में। प्रायोरिटी पे किसको रखना है? मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। क्लियर है? लेकिन यदि ये लगे टेक्निकल लाइन के बच्चे को कि साहब ये चीजें मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, कल्चर के फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो सरसरी नजर से इसे देख लो जो नोट्स ओरिएंटेड है। डेप्थ जाने की कोशिश इसमें कंपैरेटिव कम करो। बाकी चीजें जहां आपका इंटरेस्ट ज्यादा है वहां डेप्थ में चले जाओ, ताकि वहां गलती होने की गुंजाइश ना हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोर्शन है आपका इंडियन हिस्ट्री। लिखिए। और 23 वाले पेपर की खूबसूरती मुझे ये लगती है, देखो आप जनरली थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो ठीक है, मैं समझा दूं, बहुत जगह 0-0-0 आ रहा है, लेकिन 23 में जब भी जाओगे लगभग हर पोर्शन से आपको क्या पूछा है? एक सवाल पूछा है। और मैं यूं देखूं तो सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल लिखा हुआ है, वहां से 2 सवाल पूछे हैं, चूंकि ज्यादा बड़ा साम्राज्य है। बाकी आप देखोगे एवरी टॉपिक से, यहां तक कि मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री में जो नेहरू युग है वहां से भी 1 सवाल पूछा है, नेशनल मूवमेंट से 1 सवाल पूछा है, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से 1 सवाल पूछा है, भक्ति सूफी आंदोलन और मध्यकाल में चित्रकला संगीत के विकास से 1 सवाल पूछा है। ये आपको देखो वैसे पीडीएफ के फॉर्म में लेना, मैं ये भी कहूंगा कि हो सके तो इसका प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक पीडीएफ है। हम ये कह सकते हैं हमें इसे तैयार करने में कम से कम अच्छा खासा टाइम लगा है, क्योंकि पांचों पेपर की रणनीति के तौर पे एक बच्चे को एवरेज देना, उसका जनरलाइजेशन करना कंपैरेटिव टफ होता है। तो आप लोगों को प्रयास ये करना है कि ये चीजों को प्रायोरिटी से समझने का, हमारे लिए कौन सी चीज
जल्दी तैयार हो सकती है। क्लियर है? लेकिन पूरी हिस्ट्री से ऑन एवरेज निकालें तो आप ये कहोगे 10-11 सवाल बन रहे हैं। और लगभग ये कहें सबसे ज्यादा इसमें वेटेज की बात करें, पिछले पेपर ने कंपैरेटिव एंशिएंट को वेटेज ज्यादा दिया। हर बार एंशिएंट देखोगे तो थोड़ा कम आता है, लेकिन पिछले पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों का वेटेज लगभग बराबर था। कई बार क्या होता है, बच्चा मॉडर्न अच्छे से समझ लेता है, उसे लगता है एंशिएंट बहुत बड़ा है, मिडाइवल में भी दिक्कत आ रही है, तो चाहे तो हिस्ट्री के किसी एक पोर्शन को या दो पोर्शन को कम महत्व दे सकता है। यह आपकी रणनीति का पार्ट होगा। क्लियर है? ओवरऑल कंक्लूजन बाद में करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पहले देख लें। तो आप चाहो तो हिस्ट्री के किसी एक पोर्शन को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। और किसी को लगे सर मेरी मैथ्स रीजनिंग ठीक है, साइंस बढ़िया है, पॉलिटी से एसेंस आ जाएगा, थोड़ा ज्योग्राफी इकोनॉमी ठीक हो जाएगा, सर्वे बढ़िया, करंट अफेयर ठीक होगा, लेकिन मुझे टेक्निकल चीजों को समझने में मजा आता है, हिस्टोरिकल चीजों में दिक्कत आती है, डेप्थ ज्यादा है, वो इसे बहुत हद तक अवॉइड भी कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपने एवरेज कितना निकाला? 10-11। और इसमें भी मैं ये कहूंगा कि प्रयास करो इस बार मॉडर्न पे ज्यादा फोकस रखना। किस पे? मॉडर्न पे। एंशिएंट मिडाइवल को कंपैरेटिव, लेकिन सिलेबस को देखें तो एंशिएंट का वेटेज भी ठीक है। तो आप कोशिश करो जो मैम ने आपको नोट्स लिखवाए हैं उसी पे आप काम करो। हिस्ट्री में डेप्थ जाओगे तो आप डूब जाओगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब बच्चा रिवीजन करना शुरू करता है, पता चला कि ये जो 20-21 नंबर का पोर्शन या 22-23 नंबर का टोटल ओवरऑल देखें, 15-16 उधर और 10 इधर, मतलब 25 सवाल के पोर्शन में उसका उतना ही टाइम लगता है जितने में उसके बाकी जगह 2-3 विषय तैयार हो सकते हैं। तो ऐसा है, यदि आप जब भी तैयारी करो, सबसे लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास टाइम बच जाए और आपको लगे अभी परीक्षा में देरी है, तो आपको कौन सा विषय उठाना है? हिस्ट्री कल्चर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस विषय का विरोधी हूं, मुझे लगता है कंटेंट ज्यादा है, कई बार टीचर के दिमाग में आ जाए, जैसा मैंने कहा था, कुछ बच्चों ने कमेंट में भी लिखा है, 2 भाई साहब बहुत स्ट्रांग है। कौन से वाले? एक तो हिस्ट्री कल्चर वाले और एक पॉलिटी वाले। ये आपको सवाल बहुत डेप्थ में पूछ रहे हैं। तो मान लो आपने कोशिश भी कर ली कि नहीं इतिहास में तो पूरा उतर के मैं तैयारी करूंगा, तब भी ये चांस बन सकता है कि सवाल आपके दायरे से बाहर हो और आपकी पूरी मेहनत जो आपने इतने डेप्थ में की वो खराब हो जाए, और इस वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम्स ही बाहर हो जाए, तो पूरा वैकेंसी खराब कर दोगे। क्लियर है? तो प्रायोरिटी आप समझ सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन लिखो आप, ज्योग्राफी। 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। वैसे जब भी सारथी एकेडमी में आरएस के बैच की हम शुरुआत करते हैं तो प्रायोरिटी पे पहले एक समय ऐसा था कि हम लोग राजस्थान के पोर्शन को पहले नहीं रखते थे। जैसे मुझे भी कभी पॉलिटी पढ़ानी है तो मैं फंडामेंटल पहले पढ़ाता हूं, राजस्थान बाद में पढ़ाता हूं। लेकिन पिछली कुछ वैकेंसीज में मैं देख रहा हूं 3-4 चीजें बहुत प्रायोरिटी से पूछी जा रही है और उनका वेटेज काफी अच्छा है लगातार वैकेंसीज में। एक तो राजस्थान ज्योग्राफी का, एक राजस्थान पॉलिटी का और एक राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का। और यदि इन तीनों को मिला दें तो लगभग 50 सवाल यहां से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पेपर का 1/3 पार्ट, लगभग 40-50 सवाल इन 3 विषयों से आ रहे हैं। और वो आप देख भी सकते हो। अकेले यदि मैं ज्योग्राफी की बात करूं, राजस्थान ज्योग्राफी, पिछली बार 12 सवाल पूछे, और यदि हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों को मैनेज कर लें तो 6 और 3 कितने सवाल पूछे? 9। यानी इंडिया और वर्ल्ड एक तरफ, राजस्थान एक तरफ। तो जब हम ज्योग्राफी के वेटेज में जाएं तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला पार्ट है, आप इसको एरो फॉर्म में दे सकते हो। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। और यहां पर आप लिख दो 12, यहां पर लिख दो 6 और यहां पर लिख दो 3। ऑन एवरेज देखें तो कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे 2021 वाली वैकेंसी में, सॉरी 2018 वाली में और 2016 वाली वैकेंसी में 16 सवाल अकेले किससे पूछे थे? राजस्थान भूगोल। और यदि वर्ल्ड और इंडिया को कंपेयर करें उस वैकेंसी से तो आप देखो कि लगभग 2-3-4 वर्ल्ड से और 2-3-4 सवाल ही इंडिया से। यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा राजस्थान से कंपेरेटिव क्या रहा है? कम रहा है।
तो बच्चों यहां ज्यादा प्राथमिकता किसको देनी है? राजस्थान। तो ये बात आप ध्यान रखना, भूगोल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ आपको राजस्थान पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा इंडिया, और वर्ल्ड को लास्ट प्रायोरिटी पे रखना यदि इस परीक्षा में थोड़ी अप्रोच करना चाह रहे हो। क्योंकि देखो होता क्या है, कई बार जब हम विषय पढ़ते हैं तो लगता है कि कृषि वहां भी है, कृषि यहां भी है, लेकिन एग्रीकल्चर के टॉपिक राजस्थान ओरिएंटेड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड और इंडिया ओरिएंटेड कम पूछे जा रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड में एक अच्छी बात क्या है, कुछ टॉपिक जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, यदि आप लिस्टिंग में जाओगे तो 1-2 पेज की लिस्टिंग है और सवाल हर बार आ रहा है। ये लिस्ट आपको दिमाग में रखनी है जब आप घर पे भी तैयारी करो कि ये टॉपिक जो है सिलेबस में लिखा हुआ है, इससे हर साल कितने सवाल पूछे गए हैं। और यदि थोड़ा सा आपके दिमाग में और अप्रोच बढ़िया करनी हो तो आप पेपर भी अपने पास रखो, 13 का, 16 का, 18 का, 21 का और 23 का। फिर वो देखोगे एग्जामिनर ने क्या सोच के पिछले 5 सालों से पेपर बनाए, क्या उस दायरे से पेपर बनाए जिससे हमने नोट्स बनाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे नोट से वो दायरा थोड़ा क्रॉस हो रहा है। कितना क्रॉस हो रहा है? ज्यादा क्रॉस हो रहा है तो नोट से बाहर नहीं जाना, कम क्रॉस हो रहा है तो नोट से बाहर जाके उसको कवर कर लेना, ये भी ध्यान रखना। तो आप तीनों तरह के भूगोल में ध्यान रखोगे। आगे बढ़ो, अगला टॉपिक कौन सा है? पॉलिटी। पॉलिटी में आप देखोगे, जैसे चूंकि सब्जेक्ट वाइज भी मुझे बात करनी होती है, मेरे सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा और आपको स्पेशलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। हम कोशिश करेंगे विषयों को लेकर टीचर भी आपके यूट्यूब चैनल पे आके आपको हर विषय की एक रणनीति समझाए, ठीक है। लेकिन अब जब इस विषय की बात आ रही है तो आप देखो, पहला टॉपिक लिखा हुआ है संविधान सभा, वहां से लगातार 3 वैकेंसियों में एक एक सवाल पूछा गया। संविधान की विशेषताओं से कोई बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रखी गई। संवैधानिक संशोधन से कभी 3, कभी 2, कभी 1, मतलब एक सवाल पूछा जा रहा है। प्रियम्बल से कोई विशेष सवाल नहीं आया पिछली 5 वैकेंसी में। हालांकि ओवरऑल विशेषताएं, प्रियम्बल, ये चीजों से पूछे जाने चाहिए। मूल अधिकारों से देखें तो 1 सवाल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से देखें तो 1 सवाल, मूल कर्तव्य से सवाल नहीं पूछा, पिछली बार लगातार पूछा गया था। राष्ट्रपति से कोई सवाल नहीं है, संसद से 2 सवाल है और आयोगों से 2 सवाल है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमीशन जो होते हैं पॉलिटी में, उनको प्रायोरिटी से आप पढ़ो। यदि राजस्थान और इंडियन लेवल पे कमीशन की बात करें तो आप लगभग ये देखोगे कई वैकेंसीज में पॉलिटी के सिलेबस का लगभग 30-40% केवल कमीशन से बना है, और उनको अप्रोच में लाना, उनकी तैयारी करना बहुत सरल होता है। जैसे कोई कमीशन पढ़ते हो तो उसमें क्या गठन कब हुआ, छोटे छोटे सवाल बनते हैं, या फिर सीक्वेंस में भी सवाल बड़े बन जाए तो हमारी अप्रोच में होते हैं। तो मुझे लगता है लिख दो पॉलिटी में, एक तो आयोगों को अच्छे से तैयार करना है। इंडियन पॉलिटी का वेटेज मॉडरेट फॉर्म में रहा है, जैसे कभी 9, कभी 10। 2018 में 14 सवाल पूछे, क्लियर है। करंट अफेयर को भी इंडियन पॉलिटी से जोड़ दे तो 2-3 सवाल वहां भी इंडियन पॉलिटी से रिलेवेंट होते हैं। तो आप यहां वेटेज के फॉर्म में लिख दो 10-12 सवाल। लेकिन राजस्थान पॉलिटी, कितना आप इस चीज को देख पा रहे हैं? राज्यपाल में देखोगे तो लगातार राज्यपाल से सवाल बन रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी सवाल बन रहे हैं, विधानसभा से भी बन रहे हैं, हाईकोर्ट से भी बनाया है, जिला प्रशासन से भी बनाया है, पंचायतों से भी 2-3 सवाल, कभी 1। लेकिन राजस्थान में पिछले एग्जामिनेशन में 2016 और 2023 में राजस्थान के आयोगों से कितने सवाल आए हैं? 5। और यदि हम लोक नीति विधिक अधिकार की बात करें तो लगभग इससे कोई सवाल नहीं पूछा। तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या बनती, किन टॉपिक्स की प्रायोरिटी है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। और यदि एवरेज देखें तो कभी 13, कभी 8, कभी 12, तो यहां से लिख दो 12-13 सवाल बन सकते हैं। वैसे मेरा मानना है 10-12 सवाल बनते ही बनते हैं। कौन सी पॉलिटी से? राजस्थान पॉलिटी। इकोनॉमी में आप जाएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े टॉपिक है। जैसे स्पेशली हम कई बार बजट की बात करते हैं, बजट पे इतनी बात करते हैं, बजट के साथ जीएसटी को जोड़ते हैं, लोक वित्त को जोड़ते हैं, और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कंपैरेटिव बजट वाले पोर्शन से कम सवाल पूछे हैं, जबकि पूछने चाहिए। बजट के रोल को हम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं, लेकिन राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान को इंडियन इकोनॉमी की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे,
वहां से सवाल आने की गुंजाइश ज्यादा है एज कंपेरेटिव इंडिया का पूरा जो सिनारियो है। तो इंडिया की इकोनॉमी से आप ऑन एवरेज लिखो सवाल कितने हैं पांचों वैकेंसी में, 4, 8, 7, 8, 9, तो आप लगभग लिख दो 8-9 सवाल पूछे जा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जब राजस्थान से कंपेयर करोगे तो यहां, हालांकि ये 0 लिखा है, इसको मैं ऑथेंटिक नहीं मानता, हमेशा योजनाओं से सवाल बनते हैं राजस्थान के, फिर भी आप मान के चलो राजस्थान इकोनॉमी सर्वे लिख दो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, 10-12 सवाल। और अभी देखो रणनीति का ही पार्ट है। कई बार बच्चा पूछता है सर शुरुआत कहां से करूं, चूंकि मेरी तैयारी हो गई है या फिर मेरी तैयारी लगभग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो सारे सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं उसको अभी भी यही एडवाइस दे रहा हूं कि जो आपकी टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, टेस्ट सीरीज में आर्थिक समीक्षा के कितने चैप्टर पूछे जा रहे हैं एवरी टेस्ट में? 1। तो इसका मतलब एक टेस्ट, मतलब एक चैप्टर को पढ़ना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होता है। वो आराम से यदि 5-6 घंटे की अप्रोच ले तो एक चैप्टर तैयार हो जाता है पूरी तरह से, जिसमें वो लिख भी लेता है चैप्टर को अपने नोट्स को मैनेज करते हुए। फिर आप बताओ मैथ्स का कितना टॉपिक पूछा जा रहा है? 1। रीजनिंग का 1। और उसके अलावा करंट अफेयर के भाई एक टॉपिक में ही कुछ 2-3 चीजें जो मंथली फॉर्म में है। तो यदि इन चीजों को आप प्रायोरिटी पे रखो, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और इकोनॉमिक सर्वे आपको बूस्ट करेंगे। जिनका इन पे पकड़ होगा उनका कॉन्टेम्पररी पार्ट और टेक्निकल पार्ट अच्छा होगा, और ऐसे बच्चों को प्रीलिम्स निकालने में एक दूसरा सपोर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? जैसे मान लो आपका बैकग्राउंड, कितने बच्चे कक्षा में जिनका बैकग्राउंड साइंस है? मैक्सिमम बच्चों का होता है। कितनों का बैकग्राउंड कॉमर्स है? कम है। और कितनों का बैकग्राउंड आर्ट्स है? तो लगभग 60-40 का रेशियो है। सबसे ज्यादा साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आजकल अप्रोच करते हैं। तो सुनिए, उनको जहां कंफर्टेबल लगे, कई बार उनको लगता है सर साइंस टेक बढ़िया हो जाएगी क्योंकि हमने पढ़ी है, मैथ्स रीजनिंग ठीक हो जाएगी, करंट अफेयर हम पढ़ लेंगे, और साइंटिफिक पार्ट पे हम बात करें तो पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को साइंटिफिक तरीके से समझा जा सकता है, ज्योग्राफी को भी। तो ऐसे बच्चों को उधर वाली अप्रोच में ज्यादा काम करना होता है। लेकिन जिनकी अप्रोच आर्ट्स ओरिएंटेड होती है, उनको जो ये विषय अच्छे लगते हैं, उनको वापस मेरी बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में लेते हुए उन्हें हिस्ट्री एंड कल्चर को भी प्रायोरिटी में रखने की सोच हो तो रख सकते हैं। वो चाहे तो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कौन सा पोर्शन आपका बेटर है। और अपनी रणनीति देखो, मान के चलो बच्चों, मैं जैसे शब्द बोला हूं, पहले जब एक व्यक्ति युद्ध में जाता था, ये मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, एक युद्ध में लड़ने वाले की सोच ये होती थी कि मैं पहले अपने आप को प्रिपेयर करूं, अपनी स्किल को डेवलप करूं। अब हो सकता है उसमें से कई लोगों की स्किल थी भाला चलाने की, कई की स्किल थी तलवार चलाने की। आधुनिक युग में कई बंदूक चलाने में एक्सपर्ट थे, क्लियर है। कई उस समय बैकफुट पे ज्यादा एक्सपर्टिज्म रखते थे, फ्रंट फुट पे नहीं था। हर आदमी की अपनी स्किल होती थी। तो सेम आपको यह सोचना कि इस रण में नीति बनाने के लिए आपकी रणनीति बहुत मायने रखेगी। तो आप अपनी प्रायोरिटी पे भी रखना कि मेरी प्रायोरिटी क्या होगी। अभी तो आप हमारे बेसिस पे समझो, फिर आपको इसको एलोकेट करना है कि साहब मेरी प्रायोरिटी में पहला पार्टी होगा, दूसरा पार्टी होगा। लेकिन जो भी आपकी प्रायोरिटी हो, कई बार ऐसा चांस बन जाता है कि एग्जामिनर जब पेपर पूछता है तो हो सकता है एग्जामिनर में वो, जैसा मैंने बताया कि अप्रोच आ जाए कि नहीं, पेपर ऐसा रखना है कि कोचिंग के दायरे से बाहर हो, नोट्स के दायरे से बाहर हो, जनरली जो कंटेंट मार्केट में उसके दायरे से बाहर हो। तो भी आपको घबराना नहीं है। मैंने एक बार ऐसा देखा था, प्रीलिम्स में पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2012 के प्रीलिम्स, उस समय सब्जेक्ट होते थे, 150 में से लगभग 15-20 सवाल सही करने वाला प्री पास होकर मेंस में पहुंच गया था। क्योंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के पेपर का स्टैंडर्ड इतना टफ रखा था कि बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में थे उनके दायरे में भी पेपर नहीं था। अब मेरिट कितनी जाएगी ये संभावना हमेशा उस दिन डिसाइड होती है जब पेपर होता है। अब जैसे मैं आज ये कहूं कि मेरिट इतनी जाएगी और उसको लगभग मैं कह दूं यूनिवर्सल है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो हो सकता है कि ये कटारा, राइका, सरनेम जो लग रहे हैं इनसे मेरा अटैचमेंट अच्छा हो। पहले से कैसे पता चलेगा मेरिट कितनी होगी? कई लोग ये कहते हैं कट ऑफ इतनी जाने के चांस है। लेकिन ये बात जो मैंने आपको बोली कि आज के टाइम में सीईटी की तैयारी करने वाला बच्चा भी वही कंटेंट पढ़ रहा है
जो आप पढ़ रहे हो उसके सिलेबस में भी यही टॉपिक लिखे हुए हैं। आप यदि इकोनॉमी का सिलेबस देखोगे ना, उसका टॉपिक भी यही लिखा हुआ है, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, ग्रेजुएशन लेवल पे अभी जो पेपर है। और अभी आप जब सीईटी का पेपर देखोगे तब आपको लगेगा कई सवाल ऐसे होंगे जो आरएएस के बच्चों के दायरे से बाहर होंगे। ये पेपर आपके लिए मॉडल पेपर के रूप में काम आएगा। लेकिन इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि पिछले 7-8-10 साल से एक ही सिलेबस लगभग फिक्स है। अब हो सकता है सिलेबस में माइनर चेंज हो, बहुत ज्यादा चेंज होने के चांस कम है, और मुझे लगता है शायद चेंज ना भी हो। कई लोग दावा कर रहे हैं कि चेंज हो सकता है, ना भी हो, लेकिन अब जो भी होगा 2-3 दिन में क्लियर होगा। यदि ये कहें कि संभावनाएं जताई जा सकती है लेकिन भरोसा जताया जाए कि नहीं यही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मेरिट इस बार 100 नहीं 80 रह जाए, यदि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा पूछा जाए, यह सोच के पेपर लिया जाए कि आरएस के बच्चों को लिया जा रहा है। और हो सकता है मेरिट 100 से ऊपर बढ़ के 105 भी हो जाए, 110 भी हो जाए। लगातार आप यदि मेरिट की बात करें तो आंकड़े ये कहते हैं, देखो जैसे इसको बीच में थोड़ा मैनेज करते हुए आपके सामने 2 पेपर हुए 2013, सॉरी 5 पेपर हुए, 16, 18, 21 और 23। 23 में जनरल की मेरिट जो गई है 100.69 आउट ऑफ 200। तो ये मेरिट किस किस की है? जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। तीनों की मेरिट सेम है। यदि थोड़ा बहुत इसमें नीचे जाते हैं तो महिलाओं की मेरिट जो है जनरल में 97 थी। कंपैरेटिव एससी की मेरिट भी 92 के लगभग थी, 91.49। की मेरिट 94 थी। और यदि एमबीसी की मेरिट समझे तो जनरल की लगभग बराबर ही थी, 99.31। ये 23 का आंकड़ा है। और 23 के पेपर में मैं लगभग ये कह रहा हूं कि पेपर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग था और एक एक पार्ट को इन्होंने टारगेट किया, कहां कहां से सवाल लिया जा सकता है। लगभग आप देखोगे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर जगह से कुछ ना कुछ लिया गया है, तब जाके मेरिट ये रही है। स्टैंडर्ड पूछा जाए तो मॉडरेट था, मतलब फैक्चुअल सवाल भी थे और कॉन्सेप्चुअल भी थे, लेकिन फैक्चुअल कंपैरेटिव ज्यादा थे, इसीलिए मेरिट ज्यादा गई। यदि कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड से पेपर पूछा जाए तो मेरिट कम होने की भी संभावना हो सकती है। जैसे 2013 का पेपर देखें तो यदि इससे कंपेयर करें तो फैक्चुअल ज्यादा था और इससे कंपेयर करें तो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था। 13 में एक बार पेपर रिपीट भी हुआ था और 13 में दौसा में एक जगह पेपर वापस भी हुआ था। इसका मतलब 13 के मॉडल पेपर 3 थे। और यदि ओवरऑल मेरिट देखें तो 13 में मेरिट 63.4 है, ये जनरल की मेरिट है। कहां 63 और कहां 100? क्योंकि 13 से लेके पिछले 10 साल से सेम पैटर्न, सेम सिलेबस से एग्जाम हो रहा है। थोड़ा बहुत माइनर चेंज मान लो, लगभग वही पैटर्न है, वही सिलेबस है। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जो मान लो 1-2 परीक्षाओं में फेल हो रहा है, उसका कंटेंट लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो उसकी तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अवधारणात्मक अप्रोच में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। तो मेरिट के स्टैंडर्ड को समझे तो वो है। और यदि फीमेल की मेरिट देखें तो सिर्फ 55 थी आउट ऑफ 200। कौन से एग्जाम में? 13 में। और यदि हम धीरे धीरे मेरिट में, सॉरी ये टीएसपी की मेरिट है, टीएसपी की मेरिट कम थी, धीरे धीरे 63 से 78, 76, 85 इस तरह से मेरिट बढ़ती गई। और टीएसपी की बात करें तो 55 से बढ़कर 69, 71, 80.5, मतलब 5-6 नंबर मेरिट लगातार क्या थी? कम। और यदि अभी जाके देखें तो टीएसपी की मेरिट भी सेम थी। इससे क्या समझ में आता है? लगातार टीएसपी की अप्रोच बच्चों की क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब एक समय था जब, ये प्रीलिम्स की बात है, हालांकि मेंस में मेरिट कंपैरेटिव 10 नंबर हमेशा कम रहती है, तो फिर भी आप मान के चलो टीएसपी होने के बाद में फायदे आते हैं, लेकिन ये फायदे प्रीलिम्स में कम मिलते हैं, मेंस और इंटरव्यू में ज्यादा मिलते हैं। तो यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आप मान के चलो आपको जो भी फायदा मिलना है वो आपको इस अप्रोच को करने के बाद, यदि आप प्रीलिम्स को अप्रोच करोगे और ये सोचो कि रिजर्वेशन के बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ये बेनिफिट आपको कब आएंगे? रोस्टर लगता है
फाइनल मेरिट में ज्यादा फायदा होता है। तो यह भी ध्यान रखना है। यदि वास्तव में किसी को लगता है कि मैं एक आरक्षित कैटेगरी से हूं और मुझे अभी फायदा होगा, अभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले प्रीलिम्स निकालना होगा। तो यह अप्रोच भी आपको जाननी है। यदि ओवरऑल मेरिट को देखें तो आप देखेंगे लगातार मेरिट क्या हुई है, बढ़ी है। 18 में मेरिट थी 76 और 21 में मेरिट थी 85 और 23 में मेरिट कहां तक पहुंची 100.69। तो इससे यह समझ में आता है कि आपको अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग भी चलना है। आगे देखो, कौन सा विषय लिखा था आपने? साइंस टेक लिखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यदि सबसे ऊपर वाले बिंदु को देखें तो ऐसा लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। इसको हम बोलते हैं जनरल साइंस। इसमें 3 पोर्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। थोड़ा बायोलॉजी के टॉपिक नीचे और डिफाइंड है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पहले टॉपिक में आता है। और लगभग सवाल देखें तो आपको लगेगा सवाल नहीं है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में यह है कि आप टेक्नोलॉजी और जो सिलेबस में लिखे हुए पोर्शन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो। एज कंपैरेटिव आप पूरा टॉपिक पढ़ो। जैसे कई बार बच्चा सोचता है मैं फिजिक्स भी पढ़ लूं, केमिस्ट्री भी पढ़ लूं, बायोलॉजी भी पढ़ लूं और फिर मैं सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ूं, तो ये मूर्खता है। अब यदि आप इसमें जाओगे तो आईसीटी से 2 सवाल आए हैं, डिफेंस से 1 सवाल आया है, स्पेस से 1 सवाल आया है, नैनो से 1 सवाल आया है, बायो से 1 सवाल आया है, आहार पोषण यानी बायोलॉजी पार्ट जो नीचे आ रहा है, यानी आप टेक्नो एंड बायो पे बल दे दो, आपका साइंस का पोर्शन अच्छा होगा। तो ये आप प्रायोरिटी भी लिखना, कौन सा? टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी। बायोलॉजी भी पूरी नहीं पढ़नी, पता चला कोशिका भी पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो। यहां पे लिखा हुआ आहार और पोषण। और यदि आप देखोगे स्वास्थ्य देखभाल वाला टॉपिक है जहां रोगों की बात आती है। पिछली बार कोविड भी था, उसके बाद से लगातार पेपर हुए, रोगों से अकेले 3 सवाल आए। तो ऐसे पोर्शन को आपको प्रायोरिटी पे रखना है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑन एवरेज वेटेज जो है लगभग लिख दो 16-17 सवाल पूरी साइंस एंड टेक से। अब जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है और साइंस जिनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो साइंस के लिमिटेड पोर्शन को, जैसे नैनो टेक है, बहुत छोटा पार्ट है, जैसे डिफेंस है, जैसे बायोटेक है, टेक्नोलॉजी के पोर्शन को आर्ट्स वाला बच्चा भी अच्छे से समझ सकता है। अब जैसे जिसका मैथ, अभी मैथ्स और रीजनिंग में बात करेंगे, तो कई बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है लेकिन वो रीजनिंग में पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग समझना इतना मुश्किल नहीं होता। ये सब भी रणनीति का पार्ट होता है। तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग में टोटल सवाल कितने हैं? 20। और यदि हम थोड़ा कंपेयर करें मैथ्स और रीजनिंग को, तो लगभग जो ऑन एवरेज निकाला जाता है, मैथ से सवाल बने हैं 4, 5, 8, 7, 8। ये लगातार 5 वैकेंसी में। और रीजनिंग से सवाल जो बने हैं, यदि हम ऑन एवरेज देखें तो ये सवाल होते हैं 12, 9, 8, 12, 12। अब ये समझाता है कि ज्यादा पोर्शन वेटेज के फॉर्म में किसका है? रीजनिंग का। और रीजनिंग को मैथ्स की तुलना में कवर करना कंपैरेटिव सरल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैथ्स, जिनकी मैथ्स अच्छी है उस पर भी अप्रोच करे। अब किसी को लगता है सर मैं पूरे 2 महीने भी लग जाऊं और मैथ्स में मेरा आउटपुट 0 आएगा, और फिर भी वो 2 महीने लग रहा है, तो उसके लिए कई तरह के शब्द हैं मेरे पास जो मैं बोलूंगा नहीं। जो जानता है कि सर मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे फिर भी पढ़ रहा है कई बार, क्योंकि आगे मेंस में इसका कोई वेटेज ही नहीं है, तो वो चाहे तो मैथ्स और रीजनिंग में मैथ्स को इग्नोर कर सकता है। ये उसकी प्री कम मेंस स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है। लेकिन किसी को लगता है साहब मैथ्स में हमेशा नंबर अच्छे आते हैं, उसको तो कोशिश करनी चाहिए कि 15-20 सवाल जितने आए ना, वो उसके लिए बोनस मार्क्स हो। कितने लोगों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा है और कितनों को मैथ्स किसी भयानक भूत से कम नहीं लगती, सर कटे के आतंक के बराबर है। तो डिपेंड करता है। कईयों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, कईयों की, अमूमन कई पेरेंट्स बात करते हैं कि सर बच्चा बाकी सब जगह ठीक है, सी सेट के लिए, मैथ्स के लिए उसकी हालत खराब है, और मैं देखता हूं कि आप इतने एफर्ट कर लो उसकी मैथ्स को, क्योंकि ये चीजें बेसिक होती है। अब किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, वो बनी रहेगी, वो उस पर सुधार कर सकता है लेकिन बेहतर नहीं कर सकता। सुधार में और बेहतरी में फर्क होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप जब
फाउंडेशन आपका बनता है तब बेहतर होती है। अब किसी की न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस जो बनती है, या ये कहें कि क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस बनती है, वो बचपन से बनती है। आप चाहोगे उसको बड़े स्तर पर आकर एडल्ट मोड में आने के बाद उसको ये सारी चीजें उसकी बुद्धि में डाली जाए, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये पहाड़ पे कुआं खोदने के बराबर है। तो मेरा मानना है कि इस पे आपको अप्रोच नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो समझो ये बातें। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो। मैथ्स के 5 वैकेंसी में कितने सवाल थे? 4, 5, 8, 7, 8। और रीजनिंग के 12, 9, 8, 12, 12। लास्ट पोर्शन जो है वो आपका कौन सा है? करंट अफेयर। मेरा ये मानना है कि अभी ओलंपिक गेम्स हुए हैं, पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक से कम 2-3 सवाल बनने पॉसिबल है। तो एक ओलंपिक गेम्स की रिपोर्ट आपके माइंड में होनी चाहिए, लिख दो आप करंट अफेयर में। बहुत सारे मुद्दे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, राजस्थान में नए जिलों को लेकर समितियां, ठीक है, कई तरह की रिपोर्ट्स आ जाती है, वित्त आयोग की रिपोर्ट, अभी हाल ही में लेटरल एंट्री के मुद्दे, बहुत सारे करंट अफेयर के इश्यूज होते हैं। आपको करंट अफेयर के मुद्दों को हमेशा समझते रहना है। क्लियर है? इस प्रयास में सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो होती है टॉपिक वाइज इसको एलोकेट करना। सबसे बढ़िया सवाल आते हैं, जहां तक मेरी सोच है, हर बार 20-22 में से लगभग 5-7 सवाल आपके स्पोर्ट्स से बनते। जैसे 2016 में ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक, अकेले रियो ओलंपिक के 6 सवाल पूछे थे और टोटल स्पोर्ट्स के 7 सवाल थे। तो जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं और उस समय कोई प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो 3-5 सवाल ओलंपिक गेम्स पे पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो आप प्रायोरिटी पे लिख दो यहां ओलंपिक गेम्स, और जितने करंट अफेयर इश्यूज होते हैं वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर का वेटेज ऑन एवरेज 20 सवालों का डाल दो आप। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं और जो करंट अफेयर आपको उसमें टारगेट फॉर्म में दिया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहो। क्लियर है? मैगजीन या सोर्स के रूप में आप देखो तो ज्यादा इसमें आपको भारी भरकम मैगजीन उठाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने क्रोनोलॉजी भी उठाई है जो 15-20 रुपए की आती है, वो भी आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। राजस्थान के सोर्स ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो। अब यदि कोई कहे कि मैं इसके लिए क्रॉनिकल पढ़ रहा हूं, फलानी कोचिंग के जो दिल्ली वाले नोट्स है वो पढ़ रहा हूं, राजस्थान में इतना फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप राजस्थान के लोकल कंसेप्ट अपनाओ, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इस पूरे पेपर को अप्रोच में ला सकते हो। अब रणनीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट, यदि कोई बच्चा राजस्थान जीके, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, इसको प्राथमिकता पे रखता है, क्लियर है, प्लस मेजॉरिटी वाले पार्ट में करंट अफेयर, और जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उसको प्रायोरिटी पे रखता है, तो लगभग इस पूरे पोर्शन से आप ये समझो जो सवाल बनने की गुंजाइश होती है वो 90 से 100 होती है, और हर सवाल का वेटेज होता है 1.33 मार्क्स। अलग अलग फॉर्मेट है। हो सकता है इसमें वो ये कहे कि साहब मुझे इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं डालना, तो फिर वो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के वेटेज को डाल सकता है, 100 क्रॉस हो जाएगा। किसी को लगता है कि नहीं साहब इसमें मुझे मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम आई क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट रहा, तो वो मैथ्स रीजनिंग को हटा सकता है, रीजनिंग रख सकता है, मैथ्स को हटाते हुए उसकी जगह साइंस टैग डाल सकता है। अब बात समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें आपकी यूएसपी होगी, कुछ चीजों में आप थोड़ा हल्का रूप में भी चलोगे तो हो जाएगा। आपको ये रखना है कि ये मेरे प्रायोरिटी पार्ट है और ये मेरे लो प्रायोरिटी पार्ट है, ये आपको बनाने पड़ेंगे यदि आपको ये परीक्षा निकालनी। क्लियर है? इस तरीके से आपकी फोकस होगी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पे। मोटे तौर पे जितनी बातें पीपीटी रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अभी इमीडिएट फॉर्म में। आप इसको घर जाने के बाद भी अपनी स्टडी टेबल पे लगाएं। क्लियर है? आप समझें कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लो आप नैनो टेक भी पढ़ रहे हैं, तो आपको 5 साल का बैकअप पता होना चाहिए कि उसमें से कहां कहां से कितने सवाल आए, और उसमें आपके 5 साल के प्रीलिम्स के पेपर जो भी हुए हैं, यदि पेपर की बात करेंगे तो 13 में 3 पेपर हुए हैं, और एसआई का पेपर भी इससे रिलेटेड है, सीईटी का पेपर भी इससे रिलेटेड है। तो सेम टॉपिक में सीईटी में, सेम टॉपिक में एसआई में, और सेम टॉपिक में आरएस की पिछली सभी वैकेंसियों में 2013 से
क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, उससे आप उस सवाल का दायरा निकाल सकते हो। हालांकि हम जब पढ़ाते हैं तो हम उस अप्रोच को लेके आपको नोट्स लिखवाते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आप अपनी अप्रोच पे काम करो, क्योंकि देखो आपकी मेहनत जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। आप में से कुछ बच्चे वहां पहुंचेंगे, हमारी तो है ही है गाइडेंस के अप्रोच में, कंटेंट के अप्रोच में, ठीक है। अब कोई आपके दिमाग में है कि सब इस जो मैंने चीजें बताई है इसको लेके आप अपने इंडिविजुअल फॉर्म में भी कुछ प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। हाँ, छोड़ दो दोनों, पॉसिबल ही नहीं है कि रीजनिंग खराब हो यार। मुझे जहां तक लगता है रीजनिंग यदि अप्रोच करोगे आप, ऋषि सर की क्लास में नहीं बैठे हो आप, देखो मैं जहां तक सोचता हूं मैथ्स आपको पढ़ा रहे कौन, भावेश सर, रीजनिंग पढ़ा रहे आपको ऋषि सर, दोनों टीचर की अप्रोच अच्छी है। और सही अप्रोच में यदि आप चीजों को पढ़ो तो आपके लगभग, मैंने इनकी एफिशिएंसी चेक की हुई है, एग्जामिनेशन में 90 से 100% अप्रोच में इनके क्वेश्चन आते हैं। और चूंकि इन्होंने कुछ बुकलेट्स भी आपको दी है स्पेशली रीजनिंग में, तो रीजनिंग के बुकलेट्स को भी सॉल्व करो तो आपको बहुत बेनिफिट आएगा। हर टॉपिक से क्या क्या सवाल प्रायोरिटी से बनते हैं, कवर किए जाते हैं। यदि दोनों कमजोर है तो छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रखो, किसी और फोकस, जैसे मैथ्स रीजनिंग दोनों करो ना आप, इसमें जोड़ दो हिस्ट्री एंड कल्चर, ये पोर्शन हो गया, करंट अफेयर हो गया, क्लियर है। और कोई ज्योग्राफी का वाला पार्ट जो वर्ल्ड इंडिया या इकोनॉमी, किसी एक सब्जेक्ट को और ऐड कर दो। प्रायोरिटी पे 2-3 चीजों को रखना है, बाकी कुछ लो प्रायोरिटी सबकी होती है। कोई कहे नहीं सर मेरे तो सारे विषय अच्छे हैं, उसको रणनीति में आना ही नहीं है। हो सकता है किसी को कॉन्फिडेंस हो, सर प्रीलिम्स मेरे लिए, ये उन बच्चों के लिए होता है, जैसे अभी मान लो कोई ऑनलाइन भी मुझे देख रहा है और वो हर बार प्रीलिम्स निकाल रहा है और फिर भी सोच रहा है कि प्रीलिम्स की रणनीति कैसे बनानी है, उसकी बन ही जाती है, अनुभव से बन जाती है। अमूमन जैसे इस वैकेंसी में पहली बार मैं आउट ऑफ एज हुआ हूं, ये वैकेंसी में अपीयर नहीं हो सकता क्योंकि जो 21 से 40 वाला क्राइटेरिया मैं उसे क्रॉस हो चुका हूं। तो हर वैकेंसी में कई बार हमारी इच्छा भी होती थी, जैसे 16 में मैंने खुद पेपर दिया था, तो जब मैं पेपर देने गया था प्रीलिम्स का, अब अमूमन आप समझोगे हम लोगों की भी कंपैरेटिव कुछ वीकनेस होती है, जैसे साइंस टेक कमजोर है, कई सालों से रिवाइज नहीं हुआ, हिस्ट्री कल्चर नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, समझ आ रही बात। तो किन विषयों के भरोसे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं कई बार देख रहा हूं राजस्थान जी के और हमारे 2 विषयों के भरोसे हमारा प्रीलिम्स बहुत अच्छे स्कोर से पास हो जाता था, मतलब एक अनुभव के तौर पे कह रहा हूं। तो जो व्यक्ति 3-5 वैकेंसी में बैठा होता है, हर बार प्रीलिम्स निकाल लेता है, उसके लिए रणनीति वैसे उसके खुद की जो पिछली थी वो बेहतर थी, उसको सब पता है। लेकिन जो पहली बार अपीयर हो रहा है या पिछली बार फेल हुआ है, उसके लिए स्ट्रेटेजी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मायने रखता है। आप समझो, यदि कई बार बच्चे अलग से आते हैं ऑफिस में, सर कि मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप सबको अलग से कोई टाइम दूं मैं, तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं, कई बच्चों के झुंझुनू से, उधर झालावाड़ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से फोन आ रहे हैं कि सर थोड़ा वैकेंसी आ गई है, बताओ क्या करें। ये वीडियो बनाने का तर्क यही है कि उन सब लोगों तक आवाज जाए। सवाल है आपके मन में तो आप पूछ लो, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रायोरिटी पे चीजों को बांटो। अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं योजनाओं के। यदि आप ओवरऑल सिर्फ ये कहोगे आर्थिक समीक्षा में से मान लो 12 सवाल आए, तो अकेले योजनाओं से 4-5 सवाल आते हैं। कई बार मैंने देखा है 2016 वाले पेपर में देखना, योजनाओं से 10 सवाल है। तो सबसे, अब योजनाएं पढ़ने में क्या होता है, योजना को अलग से पूरा एलोकेट कर लो, पूरे आर्थिक समीक्षा की योजना अलग से लिख लो। अच्छा, इसमें एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कार्यक्रम आपके सामने लाए जाए ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, जहां टीचर ये संभावना जताए कि यदि मान लो पॉलिटी का ये टॉपिक है, इससे ये सवाल आ सकते हैं, तो वो आपके सामने हम ले आएंगे। जैसे ईयूआरओ में हम लेके आए थे, तो हमने राजस्थान को काफी प्रायोरिटी से फोकस किया था, प्रीलिम्स की वैकेंसी का हम वेट ही कर रहे थे, तो हो सकता है ऐसी चीज कुछ आ जाए हमारे माध्यम से। तो वहां आपका जैसे इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन अभी आप सर से पढ़ रहे हो, वहां मैं आपको मैनेज कर लूंगा, उससे आपको फायदा हो जाएगा। मतलब जैसे टॉपिक आपके कोर्स में दिया कृषि, या मान लिया उद्योग, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, ऐसा सवाल है, टॉपिक है, तो वहां से आपको आर्थिक समीक्षा को पूरा कायदे से देखा जाए तो आपको उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है, कुछ चीजों को उसमें से निकालना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है।
कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जहां तक बच्चा पहुंच भी जाए तो भी उसे लंबे समय तक याद नहीं रहते, उसको इग्नोर करना है। अर्थव्यवस्था में हम कुछ गाइड करेंगे आपको, चिंता मत करो। हाँ, पीएसआई का असमंजस कहां है? आज एक आदमी ने कहा ना कि साहब पेपर लीक किया था मैंने, और उसकी बात असमंजस भी खत्म होने, भर्ती रद्द होने की बातें चल रही है। नई वैकेंसी के लिए पूछ रहे हो क्या? तो अभी पुरानी वाली की खिचड़ी। इससे देखो, जब अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से गया है सरकार के पास कि साहब हमारी बदनामी हो रही है, आप इस वैकेंसी को क्या करो, रद्द करो। ये हालांकि अभी रद्द नहीं हुई है। रद्द करना मुझे लगता है कि टेक्निकली भी यदि मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन फिर कोर्ट में मुद्दा जाएगा उन बच्चों की तरफ से जो मेहनत से चयनित हुए हैं और पिछले साल भर से उनके घर में बैंड बाजा बज रहा है, कईयों की सगाइयां और शादियां भी हो गई है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। मैंने अभी एक कक्षा में इस पे लंबी बात की थी। मुझे जहां तक सुनने में आता है, मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं कई सालों से, तो मैं देखता हूं कि ईमानदारी से जो बच्चा मेहनत कर रहा है, बहुत सारी परीक्षाएं, मुझे पिछली बार में याद है 28 में से लगभग 26 परीक्षाओं में लोग दावा करते थे अफवाह के तौर पे पेपर लीक हुए। कई लोग ये कहते थे हम एसीएफ बन गए। एसीएफ की एक वैकेंसी आई थी, एक वैकेंसी ईओआरओ की आई थी, उसका तो पेपर पता नहीं कैसे बनाया था, किसके लिए बनाया था। पता चला हम इतनी मेहनत करके वहां बता रहे थे ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये स्टैंडर्ड आ सकता है। उन्होंने कहा हट जाओ, इतनी रणनीति बनाई, उतने पे हमने काम किया। और उसके बाद जो पेपर पूछा वो भगवान भरोसे ही पूछा था। उसमें पूछा संविधान कब लागू हुआ। ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे जो ईयूआरओ में जनरली 8वीं 10वीं के बच्चे के अप्रोच के थे, कई सवाल, तो बना दिया पेपर वैसा। तो अब यदि हम एसआई के लिए कहें तो मुझे पता नहीं, अंदर से इंट्यूशन फील हो रही हो सकता ना भी हो। आरएस के साथ तो आई नहीं है, तो वैकेंसी तो आएगी, आरएस के साथ नहीं डाली है। लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से पिछली बार भी कहा गया था कि अब इस वैकेंसी को आरएस के साथ लिया जाए। गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी ऐसा कर सकती है। आने वाले समय में जो मैं कह रहा हूं पद बढ़ाए जा सकते हैं, हो सकता है ऐसा ही इसके साथ डाल दे, अलग अलग ऑप्शन है, या फिर ऐसा ही अलग से लाया जाए और इस बार उसको पूरा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में पूरा किया जाए। अब आरोप तो केवल एसआई पे नहीं लगे है, आरएस पे भी लगे हैं 2016-18, और दावे से लोग कह रहे हैं। देखो आप, अभी जैसे मैं देख रहा था कल परसों जो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने वकील को, किसी ने कहा भाई तूने पेपर चोरी किया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो उसने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा। तो ये तो वैसा हो गया वकीलों से लड़ाई लड़ने वाला, कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। ऊपर से तो चोरी, फिर सीना चोरी, मतलब आप वकीलों से पंगा ले रहे हो जो कोर्ट में आपकी क्या करेंगे, पैरवी करेंगे। तो अब आप सोचो कि परीक्षा से कुछ दिनों पहले वो पेपर एसआई वाला, और ऐसा ही छोड़ो, मैं तो गारंटी दे रहा हूं कि जो लोग एसीएफ में, आरएएस में, कई भर्ती परीक्षाओं में चयनित हुए हैं ना, उनको एक बार अपने ईमान में झांकना चाहिए कि हमारा चयन कैसे हुआ है। ईमानदारी से शाम को पहुंच के, मुझे पता है कि ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है इसका परिवार साल भर से रोटी भी नहीं खा रहा होगा, इसकी नींद हराम होगी। और अभी कईयों की नींद हराम है कि क्या पता एसओजी के पास वास्तव में, गवर्नमेंट ने कह तो रखा है सही अप्रोच में काम करे, तो अभी बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करना बाकी है। इससे क्या होता है, परीक्षा दूषित होती है, वातावरण दूषित होता है। अब लोगों के मन में आता है कि क्या पता इस बार आरएस, लेकिन यकीन रखो इस बार जो, कई बार क्या होता है कि एक डर का माहौल भी बनता है। पेपर लीक प्रकरण में बड़े लोगों पर जब ये शिकंजा कसा जाता है तो कहीं कहीं धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। इन पेपर्स में सारी चीजें अच्छी हो, भगवान करे। तो एसआई की वैकेंसी को लेके अभी कोई हवाबाजी भी नहीं है। कहीं हवाबाजी होती है तो हमें भी थोड़ा अंदाजा लगता है वैकेंसी आ सकती है। क्लियर है? अभी ऑलरेडी आपके सामने जैसे सबसे बड़ा एग्जाम तो आरएस है, तो आप उसी को टारगेट करो। और मान लो इस बीच ऐसा ही आ जाए, क्योंकि चांस है आरएस के साथ नहीं निकाला, तो आप एक चीज तो, एक जीत तो हो गई कि आरएस के साथ नहीं आई। तो जो लोग इस बात का आंदोलन कर रहे थे कि एसआई का पोस्ट अलग से आए, उनके लिए बहुत फायदे वाली बात है कि एसआई की पोस्ट अलग आने के पूरे चांस है। पद तो खाली है ही है, 2000 के आसपास खाली है। और अभी चूंकि ये भर्ती रद्द हो गई तो ये 859 पद भी खाली हो जाएंगे। भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि जो बच्चे मेहनत से चयनित हुए हैं, यहां संस्थाओं को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि सिर्फ बदमाश बच्चों को पूरा नेक्सस के फॉर्म में पकड़ा जाए
सही लोगों के साथ गलत ना हो। मैं कई विद्यार्थियों को अपने यहां से जानता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके परीक्षा निकाली है। मुझे उनको ध्यान में रखते हुए लगता है कि परीक्षा रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है। बदमाशों को जेल तक पहुंचाना और बड़े नेटवर्क के लोग जो है, जिनके कई रिश्तेदार आरएस बने हुए हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। अभी तो उन तक हाथ नहीं जा रहा है। जैसे ईओआरओ को लेके एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, एसीबी ने हरी झंडी दे दी कि साहब इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जबकि आज एसओजी का हेड जो इनका इंटरव्यू आया वीके सिंह जी का, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें भी ये सूचना मिली कि उस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। तो अभी आपके सामने, खैर ये तो बातें हैं, चलती रहेगी। फाइनल आपकी एज उस क्राइटेरिया में है तो फाइनल ईयर वाला बच्चा भी एग्जामिनेशन मोड में जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, तब तक आप फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जिसका फाइनल ईयर है वो भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है, होना भी चाहिए बढ़िया से। देखो बच्चों, साहस के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ लग जाओ। कोई सेक्रीफाइस जो भी आपको करना है कर लो, इससे बड़ी प्रायोरिटी कुछ नहीं। जीवन में 1-1.5 साल का कष्ट, आगे पूरा जीवन आनंद, और अभी 1-2 साल का आनंद, आगे पूरा जीवन कष्ट। दो ऑप्शन आपके सामने, बेहतर कौन सा है? अभी थोड़ा पढ़ाई को लेके कष्ट कर लो, अपने कुछ सेक्रीफाइस कर लो, आगे पूरा जीवन बेहतर। कुछ मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट भी होते हैं किसी भी वैकेंसी को निकालने के। यदि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो आधी तैयारी आपकी वैसी हो गई। एक आपकी अपीयरेंस अच्छी है तो भी आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अपीयरेंस का मतलब जितने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे टेस्ट हो रहे हैं सब में अपीयर हो। अब जो अपीयरेंस में नहीं है, जिसका ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्लास में प्रेजेंस नहीं है, जो टेस्ट में अपने आप को प्रेजेंट नहीं, आधे लोगों का सिलेक्शन का कारण तो अपीयर होना ही है। अब जो पिछली बार कुछ बच्चे मिले, बोले सर आपने मेंस में पिछली बार 55 टेस्ट लिए थे और मैंने 55 टेस्ट दिए थे मेंस के। अभी उन्होंने मेंस लिखा, मैंने पूछा कैसा हुआ? सर बढ़िया हुआ, प्रैक्टिस बढ़िया थी। चांस कितने है? कि सर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बार सिलेक्शन की, इंटरव्यू कॉल तो 100% आएगा। बच्चे को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जैसे जब कभी मेरिट की बात चलेगी तो एक पेपर के बाद अंदाजा लग जाएगा मेरिट क्या रहेगी। लगभग कई इंस्टीट्यूशन अपना डिक्लेरेशन करते हैं। मान लो किसी ने कहा 90 रहेगी और आपके नंबर 120 है, तो आप ये सोचोगे कि मैं वेट करूं पहले रिजल्ट आ जाए, या फिर सीधा तैयारी में लगोगे। लेकिन मान लो आप कहीं उस क्रॉस लाइन पे होगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन बना रहेगा, और कंफ्यूजन आपको तैयारी करने नहीं देगा मेंस की। तो आपको सीधा सीधा साइकोलॉजिकल फैक्टर पे भी फोकस करना है। अपनी दृढ़ता के साथ, अपने पूरे पक्के इरादे के साथ इस परीक्षा में उतरो। तैयारी करनी है तो आधी अधूरी नहीं। यदि युद्ध में उतरना ही है तो सोच के उतरना है कि साहब बढ़िया रणनीति के साथ उतरेंगे। और कोई सवाल? इंडियन इकोनॉमी को कुछ पॉइंट्स तैयार करो जहां से सवाल आते हैं। जैसे बजट वाले में फिस्कल मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है ना, राजकोषीय घाटा वगैरह, ये पढ़ लो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को निकाला जा सकता है। बाकी इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अब जैसे मानव विकास रिपोर्ट, छोटा सा टॉपिक है, एक सवाल आ सकता है। मानव खुशहाली सूचकांक, छोटा सा टॉपिक है, एक सवाल आ सकता है। तो जहां छोटे छोटे टॉपिक है और वहां से आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है, उनको प्रायोरिटी पे रखो। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो संशय में रहते हैं, जहां से सवाल कम बनते हैं, कंटेंट ज्यादा होता है, उसको इग्नोर करो। क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी प्रायोरिटी पे रखो, इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखो, उसमें कुछ टॉपिक को हाई प्रायोरिटी पे रखोगे, ऐसा करोगे। और वैसे मैं आपको इस बात को लेके लगभग ये आश्वासन दे रहा हूं कि ये वैकेंसी हमारे लिए भी सबसे बड़ा, हमारा पूरा साल 2 साल का मैराथन इस वैकेंसी पे आधारित होता है। तो हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें परोसेंगे, ये गारंटी देते हुए कि कंटेंट मैक्सिमम उसमें से आएगा। क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पे पढ़ाना जरूरी होता है, और वो सारा पैटर्न हम कहां डिस्कस करेंगे? सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो वहां जो भी क्लास लाइव आती है, वहां जो भी कंटेंट आ रहा है, आप उस पर फोकस करो। क्लियर है? उसमें मैक्सिमम चीजें एमसीक्यू आधारित होगी। इस बार हमारे लिए भी चुनौती ये होगी कि हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा सवाल प्री कम मेंस अप्रोच में, मेंस में भी पेपर जैसा आया है, कंटेंट से बाहर ना हो। चूंकि अपडेटेड फॉर्म में हम हमेशा रहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जितना मैटर है वो सबसे बेटर हो पूरे राजस्थान में। तो उस तैयारी को देखते हुए हम आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें देने के मोड में हैं।
और वो आपके जल्दी शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी चलेगा। ज्योग्राफी में जहां जहां मुझे लगेगा ना कि प्रायोरिटी वाले पोर्शन, राजस्थान ज्योग्राफी, सही राम सर, क्लियर है। राजस्थान इकोनॉमी सर्वे जैसे मेरे माध्यम से आ जाए, राजस्थान पॉलिटी का पोर्शन मेरे माध्यम से आ जाए, तो कई एमसीक्यू डिस्कस हो गए तो भी आपका काम हो जाएगा। समझ गए आप? उसमें भी आपको अप्रोच मिलेगी। तो आप एमसीक्यू जितने डिस्कस हो ना, एक बार देखना जरूर, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा। जैसे अभी कई बच्चे बोलते हैं सर मेरी पॉलिटी अच्छी है, तो सवाल आज भी इतने सारे हैं कि उसको ऐसे पूछे जाए तो नहीं बता पाएगा। और जैसा मैंने कहा कि 4 सब्जेक्ट में आरपीएससी का कंटेंट काफी रिच आ रहा है, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, और अब कोशिश कर रहे हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो आपको प्रयास करना है कि थोड़ा स्टैंडर्ड से पढ़ोगे तो ही फायदा होगा। और कोई बात? कितने पद है? ठीक है, एसडीएम के कम है, तहसीलदार के ज्यादा है, पुलिस सर्विस के ठीक है, अकाउंट सर्विस के ज्यादा है। तो ये सोचकर हमें तैयारी करनी कि इस बार हमारा ये रैंक हो सकता है। नौकरी तो मजेदार है, एसडीएम की भी तहसीलदार की भी कम नहीं है। और जो टीएसपी वाले हैं उनको सिर्फ यहां ज्यादा मेहनत करनी है। प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस की ठीक अप्रोच हुई, मेरा मानना है कि उनके लिए गोल्डन चांस है। मैंने पिछली बार कई सामान्य अभ्यर्थियों को देखा है, अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट को देखा है, अभी वो तहसीलदार पर लग चुके हैं। 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे तो आप रियलाइज भी कर लोगे। आप ही में से कुछ लड़कियां, आप ही में से कुछ लड़के जो पिछले बैचों में क्लास में बैठे थे, उनके हाथ में ये पद लग चुका है। तो यदि आप प्रयास में अच्छे से रहोगे तो 50 है, 28 है, ये बड़े पद है। उसके बाद 109 है, 178 है, ये कंपेरेटिव अच्छे पद है। तो जो पद आप डिमांड में रखोगे वो आपको मिल सकता है। लेकिन प्रीलिम्स में फेल नहीं होना है, नहीं तो पूरी रणनीति फेल हो जाएगी। ये वैकेंसी आपके आउट हो जाएगी, अगली वैकेंसी में अपीयर होना पड़ेगा। उसको लेके फिर चीजें अनसर्टेन होती है, भरोसा नहीं होता कब आएगी, कैसे आएगी। अब कोई कहे हर साल आएगी तो मैं तैयारी लिबरल रखूं, ऐसा नहीं। हर साल आए तो भी ये सोचो इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना जरूरी था। आपका कोर्स कैसे चल रहा है, उसमें क्या पूरा होगा, निश्चित रहो। हम लोग अभी कॉन्फिडेंस में है कि हमारी बैच पे कमांड अच्छी है। हमने ऑलरेडी टेस्ट पहले शुरू कर दिए थे, क्लियर है। टेस्ट सीरीज में आप अपीयर हो जहां से है। अभी हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे, हिंदी के टेस्ट हटा देंगे, क्योंकि अभी हिंदी पढ़ने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना है। तो जो चीजें आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे बाकी रहेगी, हम उसी में रखेंगे अपने आप को इन्वॉल्व, के जल्दी से वो चीजें आपके बैच में पूरी हो जाए। डेट आने से बहुत महीने पहले आप रिवीजन मोड में आना शुरू हो जाओगे, तो बेफिक्र रहो। स्पेशली बैच नंबर लगभग ये मान के चलो 3 to 4 तक, जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में एडमिशन लिया है वो भी सिक्योर हो जाएगा, उनका कोर्स भी हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी का लास्ट बैच है और उसको 1-1.5 महीना हुआ है, उसके लिए थोड़े चैलेंज बने रहेंगे, क्योंकि कोर्स लंबा है। कितना हम टारगेट के माध्यम से करवा पाएंगे, ये उनके लिए चुनौती होगी जो अब आएंगे। लेकिन फिर भी हम 15 सितंबर को एक टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच होगा। और जिसको लगे कि सर मेरा टारगेट ही प्रीलिम्स है और मैं कहीं ऐसा नहीं हो कि एवरेज फॉर्म में पढ़ते हुए पीछे पिछड़ जाऊं, तो मैं उस बैच में चला जाऊं। तो मैंने पिछली बार देखा था, टारगेट जब चला था तो कई बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। तो आप में से यदि कोई चाहे कि लास्ट महीनों में जिनके एडमिशन हुए थे और वो चाहे कि मैं सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड पढ़ूं ताकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, वो 15 सितंबर वाले बैच में ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? थैंक यू।